कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कला एवं संस्कृति का एक चैप्टर देखेंगे, एक पोर्शन देखेंगे जिससे प्रश्न बनने की कहीं ना कहीं संभावना रहती है कभी कभार। वो है संगीत। संगीत में जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, प्राय जो संगीत में प्रश्न है वो रहती है शैलियों के आधार पर प्राय रहती है कि भैया आप उन शैलियों का नाम बताइए जो भारत में संगीत के क्षेत्र में विकसित हुई। पर सीधे शैली पर आएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें छूटती हुई नजर आएंगी। तो हम देखते हैं उसका विकास किस प्रकार से संगीत शैली का विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ। तो संगीत के विषय में जो एक प्रमुख ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ है सामवेद। ये सामवेद को संगीत का जनक माना गया। परंतु जब जो किंवदंतियां जो रही, जो पुरानी कहानियां रही, उस कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी के जो डमरू थे, उस डमरू से स्वर का सृजन हुआ और उसको बाद में उसे सरस्वती मैया और नारद के द्वारा पृथ्वी पर लाया गया और फिर बाद में उसे एक संकलित रूप देने का कार्य सामवेद के माध्यम से किया गया। और इसमें खास बात यह थी कि इसमें स्वर जो बोले गए उसका बहुत अधिक महत्व रहा। और ये स्वर मुख्य रूप से 7 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए? 7 प्रकार के माने गए। और 7 प्रकार के आधार पर कभी कभार 7, कभी कभार 6, कभी कभार 5 स्वरों का प्रयोग करके अच्छे से गायन किया जाता था। तो जब 7 प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया जाता था उसे कहा जाता है संपूर्ण राग, क्योंकि स्वर मिलकर क्या बनते हैं? राग का निर्माण होता है। तो कई स्वरों का समूह क्या कहलाता है? राग। और राग जो रहते हैं उनके अपने अपने समय में कहे जाने की, मतलब बोले जाने की बहुत अधिक महत्वता रहती थी। जिसमें आपने नाम सुना हुआ तानसेन जी का। तानसेन दीपक राग गाने में एक प्रमुख ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे और उनको उसी राग गाते गाते उनकी कहीं ना कहीं तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हुई। तो जब राग स्वरों का समूह जो रहता है वो राग कहलाता है। और राग जो रहते हैं कई प्रकार के रहते हैं। यदि हम उसको कैरेक्टर वाइज विशेषताओं के हिसाब से देखें तो ऐसे राग जिसमें 5 स्वर होते हैं उसे औठो राग कहा जाता है। जिसमें 6 स्वर होते हैं उसे षष्ठो राग कहा जाता है। और जिसमें 7 स्वर पूर्ण स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं, उसे कहा जाता है संपूर्ण राग कहा जाता है। तो ये हो गए राग। जिसमें से प्रमुख राग जो बोले गए उसमें एक राग रहा भैरवी, भैरवी राग। उसी के बाद में दीपक राग। ये 2 प्रमुख राग रहे जिसे बोले गए। इसके अलावा भी कई सारे राग रहे जो समय समय पर आते रहे, कई सारे जो गायक थे उनके द्वारा गाया गया। अब जब हमने विकास देख लिया, स्वरों के प्रकार देख लिए और प्रमुख 2 राग भी देख लिए, तो अब आते हमारी गायन की शैली के ऊपर। जो गायन की शैली प्रमुख रूप से 2 रूपों में रही, एक रही हिंदुस्तानी और एक रही कर्नाटक। अब जब हिंदुस्तानी और कर्नाटक, तो हिंदुस्तानी जो शैली रही उस शैली का विकास भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हो। और जो कर्नाटक का शैली है इसका विकास भारत के दक्षिण क्षेत्र में। और कर्नाटक का नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान कर्नाटक राज्य, मैं ये कह रहा हूं कि ये वर्तमान में जो वर्तमान का तमिलनाडु क्षेत्र है वहां पर इस शैली का विकास हुआ। तो थोड़ी सी ये बात को ध्यान में रखिएगा और इसी बात को ध्यान में रखकर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो हमारे देश में संगीत की जो शैली रही उस शैली को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक शैली रही कौन सी? हिंदुस्तानी। ये हिंदुस्तानी जो शैली रही, ये शैली में गाने की अलग अलग परंपरा का समय के साथ में विकास हुआ। और इस शैली में खास बात यह थी कि इसमें तबला, शहनाई आदि का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। इस शैली में सबसे प्रमुख जो शैली रही उसे कहा ध्रुपद शैली। उसी के बाद में एक और शैली आई ख्याल, और फिर आई ठुमरी, जिसे टप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टप्पा। ध्रुपद शैली जो थी इसका विकास दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख, मैं दीवान बोल दूं या फिर एक प्रमुख आला अधिकारी कह दूं,
या फिर मैं एक साहित्यकार कह दूं, या फिर मैं उसे सूफीवाद के विकास के विषय में लिखने वाला एक जानकार कह दूं। उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान का तोता भी कहा गया। हिंदवी भाषा के विकास के लिए उनके द्वारा बहुत अधिक प्रयत्न किया गया। उन्होंने ना तो तुर्की भाषा का प्रयोग किया, ना ही फारसी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने मिली जुली भाषा का विकास किया, उसे कहा गया हिंदवी। तो हिंदवी भाषा के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ में तबला का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया, और साथ में ध्रुपद संगीत शैली का विकास उनके समय में, मतलब संगीत के जो हिंदुस्तानी संगीत का उसका विकास इनके समय से माना जाता है। पर इन्होंने खासकर ख्याल गायकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। में इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, शर्की साम्राज्य के जो शासक थे, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। परंतु अमीर खुसरो को बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप और 2-3 व्यक्ति को जान लो जो बाद में आए, जिन्होंने ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक थे मियां तानसेन, और उनके संरक्षक अकबर। इनके समय में ध्रुपद संगीत का बहुत अधिक विकास हुआ। और ध्रुपद संगीत को एक अलग नाम से जाना जाता है, बंधन, जड़ता, नियमबद्धता। मतलब ऐसी हिंदुस्तानी संगीत शैली जिसमें नियमों को बहुत कठोरता से कहीं ना कहीं पालन किया जाता है, नियमों को कठोरता से पालन किया जाता है, उस प्रकार की संगीत शैली को कहा जाता है ध्रुपद संगीत शैली, जिसका विकास तानसेन के द्वारा किया, उनके गुरु के द्वारा किया गया, और जिसको संरक्षण अकबर के द्वारा दिया गया। इसी के बाद में जब इस नियम कानून में थोड़ा सा नरमी बरती गई और स्वरों को अपने हिसाब से गाने की कोशिश की, तो और ख्यालों में, तो वहां से निकल कर आई एक गायन शैली जिसे कहा गया ख्याल गायन शैली, जिसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दिल्ली सल्तनत के प्रमुख उच्च अधिकारी अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो और उसके बाद में शर्की साम्राज्य, जो आपको फिलहाल में दिखाई, तुगलक वंश के जब पतन हुआ, तो तुगलक वंश के पतन के समय में आपको एक साम्राज्य का विकास दिखाई देगा, शर्की साम्राज्य, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जौनपुर। अगर आपको वैसे दिखा जौनपुर, आप ध्यान में रखिएगा तो आपको वहां से समझ में आए। तो 2 व्यक्तियों ने इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसमें जो नियमबद्धता थी, जो कानून थे गाने के, वो ध्रुपद शैली की तुलना में बहुत ज्यादा नरम दिखाई देते। इसी के बाद में जब ये दोनों ही शैली से बहुत अधिक मात्रा में नियमों को ताक पे रखा गया और कई सारे स्वरों को कई सारे माध्यमों से गाने की कोशिश की गई। इसकी खास विशेषता ये थी ठुमरी गायन की कि इसमें जो स्वर थे उससे बहुत अधिक मात्रा में, मतलब जो नियम थे उससे बहुत अधिक मात्रा में खुलकर गाने की कोशिश की गई। और इसकी खास बात ये धीरे धीरे शुरू होता था और लास्ट में तेजी से बनता रहता था। आपको एक मैंने नृत्य भी बताया था, उस नृत्य का नाम है आपका कथक। तो कथक जो है ठुमरी पर गाया जाने वाला, ठुमरी पर किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है, जो उत्तर भारत के कई सारे घरानों के माध्यम से किया जाता है। इसे पंजाब के क्षेत्र में टप्पा भी कहा जाता है। और एक बार प्रश्न पूछा भी गया था, टप्पा क्या है? तो टप्पा गेंद का टप्पा भी बोला था, और संगीत के क्षेत्र का एक शब्द है। तो बहुत सारे लोगों ने गेंद का टप्पा लगा कर रहा है, जबकि टप्पा जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली का एक रूप है। ठीक है, इसमें जो स्वरों को रहता है बहुत धीरे धीरे शुरू किया जाता है और लास्ट में इसकी गति बहुत अधिक बढ़ते चले जाती है। ये हो गया हमारे हिंदुस्तानी संगीत शैली के 3 प्रकार। इसी के बाद में आती है एक शैली जिसको कहा जाता है कर्नाटका शैली। ये कर्नाटका शैली जो है, इस शैली का विकास कर्नाटक से हुआ और वर्तमान में फेमस हुई ये कहां पर? वर्तमान के तमिलनाडु के क्षेत्र में। इस शैली में हिंदुस्तानी शैली से कुछ विविधता है, इसलिए इस शैली को हमने नया नाम दिया। नाम देने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर गायन के क्षेत्र में जो संगीत के जो वस्तुएं है उनका जो उपयोग किया जाता था, यहाँ पर तबला और शहनाई का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर मृदंग का उपयोग किया जाता। मृदंग के साथ में यहाँ पर आपको कई सारे अन्य दक्षिण भारत के आपको वस्तुएं दिखाई देंगी जिनका उपयोग करके कर्नाटका शैली का विकास किया गया। इस शैली में दूसरी बात यह थी कि यहाँ पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो थे, यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द से की तुलना में अलग, मतलब यहाँ पर र बोला जाता है, यहाँ पर री बोला जाता है, यहाँ पर द बोला जाता है, यहाँ दी बोला जाता था। मतलब जो शब्दों का प्रयोग किया जाता था वो भी कहीं ना कहीं अलग था। और जब यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अलग हुए तो स्वाभाविक रूप से गायन शैली भी अलग रहेंगी, इसलिए उसका नाम अलग रख दिया। इसमें जब भी संगीत शैली को सिखाया जाता था तो संगीत शैली को सिखाने के दौरान मीनाक्षी देवी की हमेशा पूजा की जाती थी। मीनाक्षी देवी, जिस प्रकार से स्वर की देवी उत्तर भारत में किस क्षेत्र में किसे माना गया, सरस्वती मैया को, तो वहीं पर आपको यहाँ पर दक्षिण भारत में आप क्या दिखाई देंगी, मीनाक्षी देवी। और मीनाक्षी देवी की पूजा अर्चना करने के बाद ही क्या किया जाता था, संगीत शैली को सिखाने का प्रयत्न किया जाता था। और इसमें कई सारे ऐसे जो प्रमुख व्यक्ति रहे जिन्होंने इस कर्नाटका शैली को बहुत अधिक विकसित करने का कोशिश की, उसमें त्यागराज, मुत्थुस्वामी और श्याम शास्त्री, ये तीन प्रमुख रहे जिनके द्वारा इस शैली को बहुत अधिक विकसित करने की कोशिश की गई। इसमें एक नवरत्न मल्लिका नामक एक पुस्तक है। ये नवरत्न मल्लिका नामक पुस्तक श्याम शास्त्री के द्वारा लिखी गई, और श्याम शास्त्री के द्वारा जो किताब लिखी गई वो आरंभिक दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को जिसे कर्नाटका शैली सीखनी है उसे आरंभिक दृष्टि से सबसे पहले उस संगीत पुस्तक का अध्ययन कराया जाता है। तो तीन नाम याद रखें, श्याम शास्त्री, मुत्थुस्वामी और त्यागराज। ये कर्नाटका शैली से संबंधित तीन प्रमुख व्यक्ति, ये तीन प्रमुख व्यक्ति है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कर्नाटका शैली करंट के दरमियान भी बहुत अधिक दिखाई दी, इसके विषय में बहुत अधिक जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की गई, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस पूरे संगीत शैली को, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे कर्नाटका हो, इन दोनों ही शैली को और अधिक विकसित करने के लिए 1953 में उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद के द्वारा एक संगीत अकादमी की स्थापना की गई, जो इस संगीत शैली को विकसित, ख्याति प्राप्त कराने के लिए, विभिन्न जगह पर सेंटर खोलने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये हमारा कुछ संगीत शैली के ऊपर, भारतीय संगीत के ऊपर छोटा सा एक प्रश्न, मतलब छोटा सा हमारा अध्ययन था, क्योंकि ज्यादा प्रश्न इसके ऊपर आते नहीं, खासकर हिंदुस्तानी और कर्नाटका शैली और उनके प्रमुख व्यक्तियों के नाम पर आते हैं। तो आप लोग इसका एक प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न लिखिएगा, भारतीय संगीत शैली का विकास बताते हुए उसके प्रकारों पर प्रकाश डालें। एक ही प्रश्न में पूरी बातें आप कंप्लीट करके रखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए।